नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार में। आज हम 5 प्री के हिसाब से एक एडिटोरियल और अफ्रीका का मैप देखेंगे। लास्ट में मैंने आपको 3 एमसीक्यू दिए हैं जिसको आप आंसर करना है, और जो तीनों का सही आंसर करेगा उनके लिए हम प्राइज भी रखा हुआ है। जिनको डेली फॉलो करें उनको पता रहेगा। सबसे पहले एक इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। टूरिज्म एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट के ऊपर एक इंडेक्स आया है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसको बोलते हैं TTDI, मतलब ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है, ये पता देखो, जब भी कोई इंडेक्स आता है तो ये पता रहना चाहिए किसने निकाला है और इंडिया की रैंक कौन सी है और किस फैक्टर पे वो डिसाइड करता है। तो ये अभी इंडिया की 39 पोजीशन इसमें आई है। पहले हम 54वें नंबर हुआ करते थे। ये निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4-5 जो भी इंडेक्स है आपको पता रहना चाहिए। धीरे धीरे हम सारे देखेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया है, उसके बाद स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया भी है। पाकिस्तान तो दूर दूर तक नहीं है। वहां पर ट्रेवल टूरिज्म का आने की गारंटी, वापस आने की गारंटी नहीं लेता है वो। बट हमारा कंट्री इट्स क्वाइट गुड। अलग अलग फैक्टर में भी इनके दे रखे हैं, बट ये आपको याद नहीं करने रहते। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में हम 6 नंबर पे आते हैं, प्राइस कंपेरेटिव हम 18वें पे आते हैं, बट ओवरऑल आपको 39 रहना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इस तरह के जो इंडेक्स हैं ये प्रीलिम से पहले जो भी इनकी रैंकिंग रहती है वो हमें पता रहनी चाहिए। चलो आज देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है अस्थामुड़ी लेक के में, जहां पर आपको ये पाया गया है कि जो फिश है उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। तो ये चिंता का विषय है। माइक्रोप्लास्टिक बनता कैसे है? वो जो बड़े बड़े प्लास्टिक के टुकड़े हैं वो टूट टूट के 5 mm से कम साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो हमारी फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। अस्तमड़ी लेक कहाँ है? केरला में। इसकी लोकेशन वगैरह हम देखेंगे आराम से। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रिसेंट में न्यूज आई थी कि जुडिशरी को उससे बाहर निकाल दिया गया था, सॉरी एडवोकेट्स को। तो अब ये बात चल रही है कि डॉक्टर्स को भी उससे बाहर निकाल दिया जाएगा। कंज्यूमर एक्ट एक एक तरह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी जो सर्विस देता है, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो इट्स अ सर्विस। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो यू कैन कंप्लेन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि भाई मैंने पैसा दिया, हमें ऐसी सर्विस मिली। डॉक्टर्स भी एक तरह के प्रोफेशनल्स हैं, वो भी आपको सर्विस देते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, कई बार झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं डॉक्टर्स पर। या तो आप फीस नहीं देना चाहते, या फिर आपका कोई परिवार वाला गुजर गया है, आप उसके दुख में हो। तो ये थोड़ी ना होता है कि डॉक्टर्स कोई भगवान है। लेकिन कई बार डॉक्टर भी नेग्लिजेंस की वजह से आपके न्यारे प्यारे जो भी है उनकी जान चली जाती है। तो एक अच्छा डिबेट इसके ऊपर है। इस एक्ट के बारे में जानेंगे कब आया, इसे क्या क्या फीचर हैं। तीसरा है राइजिंग डेट स्ट्रेन हाउस होल्ड सेविंग्स। तो जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो कम हो रही है और हमारा कंट्री का जो डेप्ट है वो बढ़ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हम चीजें समझेंगे, हाउस होल्ड सेविंग्स क्या होती हैं। और इसके ऊपर 2022 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, वो मैंने लास्ट में डाला है कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। कुछ चीजों को हमें सिंपल समझना होता है। हम जीएस के पर्सपेक्टिव समझेंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं जाना है कुछ टॉपिक्स में। अगला है बीएससी कॉल मर्जर विद एनएससी। तो ये बीएससी और एनएससी का जो कुछ इंडेक्स वगैरह था उनका मर्ज होने वाला था, लेकिन अब वो मर्ज नहीं होगा, उसका कॉल ऑफ कर दिया गया है। आईएफसी में पता रहना चाहिए कहाँ पे है, गांधीनगर वगैरह में है, ये हम देखेंगे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये क्यों आए थे, कब आए थे, ये क्या करते हैं, इनका काम देखेंगे। ऐसा प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और आज का जो एडिटोरियल है वो है ए विजिट टू प्रिजर्व चाइनाज इंटरेस्ट इन द यूरोप। चाइना के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, वो यूरोप का टूर लगा के आए हैं और वहां पर वो मिले हैं फ्रांस से या अदर कंट्रीज से। तो वो वहां क्या करने गए हैं, ठीक है? तो वो वहां पर अपने कंट्री के इंटरेस्ट को बैलेंस करने गए हैं, क्योंकि चाइना और रशिया क्लोज आ रहे हैं, ठीक है? और यूरोप जो है वो थोड़ा सा कोशिश रहता है हर चीज को लेके कि भाई रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया, कब्जा कर लेने सेंस वो क्रीमिया पेनिनसुला कब्जा लिया, अब वॉर कर रखा है। तो यूरोप नहीं चाहता कि रशिया का कोई सपोर्ट करे, वो बैन करना चाहता है, मतलब सेंसिंग लगाना चाहता है। बट बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो चाइना और रशिया के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। और चाइनीज ये भी चाहते हैं कि यूएस के साथ यूरोप का ज्यादा घी खांडना ना हो जाए, थोड़ा सा अलग हो जाए। बिकॉज यूएसए और चाइना का बीच में काफी दिन तक ट्रेड वॉर चला था, एक दूसरे पर ट्रेड बैरियर लगा दिए थे। तो इस वजह से वो वहां पर अपने अपने हिसाब से चीजों को देखने गए कि यूरोप के मन में हमारे प्रति सहानुभूति रहे, हम जो रशिया के साथ बैलेंस बना रहे हैं और यूरोप हमें गलत ना समझे। अब इस पूरी खिचड़ी में इंडिया का क्या रोल है वो आपको पता रहना चाहिए कि इंडिया भी हमेशा बैलेंस करता है। यूएस और रशिया दोनों ही अलग अलग पोल्स अपार्ट हैं, कोल्ड वॉर चला है बहुत साल, अभी भी चल ही रहा है। तो इंडिया तीनों से दोस्ती बना के रखता है, रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी और यूएस के साथ भी। तो ये इंटरनेशनल पॉलिसी बहुत ये समझो कि नाजुक होती है, इसमें आपको हर तरह से सोच के चलना पड़ता है।
तो मैंने आप पहली भी एक बात बताई थी कि देर आर नो परमानेंट इंटरेस्ट, सॉरी, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड, देर आर परमानेंट इंटरेस्ट। जहां इंटरेस्ट दिखेगा वहां कंट्री अपने अपने रिश्तों को ठीक करना स्टार्ट कर देगी। रिसेंट में इंडिया ने मालदीव के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे चाइना का पिछले लगभग 5 साल में पहली विजिट है यूरोप के साथ। चाइना किसी के पास जाता नहीं था, अब उनको दिख रहा है कि भाई तुम्हारा भी साइड लाइन हो सकता है, तुम्हारा भी कट सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में कोई शर्म नहीं मानते, कैसे डिप्लोमेटिकली बैलेंस करते हैं, यही आपको भी बैलेंस करना आना चाहिए अपने आंसर्स में। और आज अफ्रीका के हम प्लेटू वगैरह देखेंगे इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है अष्टामुडी लेक में। अष्टामुडी लेक आप देख पा रहे हो कितना कचरा भरा हुआ है। केरला में ये लेक है, अष्टा मतलब 8, मुड़ी मतलब इसके 8 त्रिकोण टाइप के हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक पेपर में पूछा जाता है जिसका साइज 5 मिलीमीटर से कम हो, उसको हम माइक्रोप्लास्टिक बोलेंगे। जो बड़े प्लास्टिक है उसका फ्रेगमेंट टूट टूट के हो जाता है और ये फूड चेन में एंटर कर जाता है। प्लास्टिक मछली ने खा लिया, मछली को इंसान खा लेगा, इंसान के पेट में वो जाके जम जाएगा और हार्ट अटैक वगैरह करेगा। तो इस तरह से ये कंसर्न है। असम लेक ये पता रहना चाहिए केरला में है। केरला के जो इस लेक को हम क्या बोलते हैं, गेटवे टू द बैक वाटर्स ऑफ केरला। बैक वाटर्स ऑफ केरला क्या है, जो अरेबियन सी का जो पानी है वो केरला के अंदर आया हुआ कुछ लिमिट तक, उसको हम बोल देते हैं बैक वाटर्स। तो ये टूरिज्म के लिए काफी फेमस है। और यहाँ पर इस लेक के अंदर फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर थोड़ा सा मिक्स सा रहता है। तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रैकिश वाटर लेक भी। इसके अंदर फ्रेश वाटर भी है और थोड़ा सोल्ट वाटर भी है। जो रिवर है कलाडा रिवर वो इसके अंदर आके गिरती है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसका मतलब 8 कोन होता है अष्टमुडी का। यहाँ पर मैंग्रोव कोकोनट वगैरह सब उगते हैं। और नोटेबल आइलैंड आप देखोगे इसमें तो चवारा मनोरही इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक थोड़ा सा आइडिया रखना, ये अष्टमुडी लेक है, पेपर में आ रखी है। ऐसे ही न्यूज उठ के आती है, सिंपल पूछ लेंगे, आपको ऑप्शन दे देंगे उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, आप गैस नहीं कर पाओगे। ऐसी चीजों को धीरे धीरे अपने मैप में आप हाईलाइट करते रहना। अगली न्यूज इससे पहले एक कन्वेंशन है, ये पता रहना चाहिए, रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन क्या होता है, जो वेटलैंड होते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था। 1971 में साइन हुआ था। रामसर जगह है ईरान में, वहां पे साइन हुआ था। इसका ये काम है पूरे वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड्स हैं, ठीक है। वेटलैंड क्या होते हैं ये हम धीरे धीरे समझेंगे, ज्योग्राफी का 11वीं की ज्योग्राफी में आएगा वेटलैंड्स, ठीक है। जहां पानी जो जो लैंड परमानेंटली पानी से ढकी हुई है कुछ मीटर तक, आई थिंक 6 मीटर तक होता है, तो उसको हम वेटलैंड बोलते हैं। तो ऐसे टोटल इंडिया में 80 वेटलैंड हो चुके हैं रामसार के तहत। इंडिया में भी 2 हैं, सॉरी इंडिया में नहीं, हरियाणा में एक तो अपना ये सुल्तानपुर वाला है और एक है ये भिंडावास वाला झज्जर का। तो ये इस तरह से 80 साइट हैं जो रिसेंट में न्यूज में रहती है, उनको पता रहना चाहिए। 2 फरवरी को आज हमारा मनाया जाता है इंटरनेशनल वेटलैंड डे। तो ये पता रहना चाहिए आपको, इंडिया में 4.5% कवर्ड है वेटलैंड से। और आज के दिन 80 वेटलैंड है। हरियाणा के मैंने आपको 2 बता दिए हैं। दोबारा से सुन के या पढ़ के कमेंट करना ग्रुप में, आई विल वेट, चैट में कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। चलो, ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है कि क्या क्या डॉक्टर्स को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर रखें। देखो सिंपल समझते हैं, एक कंज्यूमर होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। मैं किसी से सर्विस ले रहा हूं, अगर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं तो मैं कंप्लेन कर सकता हूं कंज्यूमर कोर्ट में भी, ठीक है। तो रिसेंट में ये न्यूज आई क्यों है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एडवोकेट्स जो हैं वो कंज्यूमर एक्ट के तहत नहीं आ सकते। कि आपने कोई एडवोकेट किया और वो केस हार गया, तो यू कैन नॉट गो टू द कंज्यूमर कोर्ट कि भाई इसने एक सर्विस नहीं दी, इसने प्रॉमिस किया था कि मैं बचा लूंगा, तो उससे उन्होंने बाहर रख दिया। अब डॉक्टर्स को लेके ये इशू उठ रहा है क्योंकि बार बार क्या होता है, किसी का कोई क्लोज रिलेटिव एक्सपायर हो गया है ना, वहां पर तोड़फोड़ कर दी जाती है, डॉक्टर्स को भी थ्रेट दिया जाता है, देख लूंगा, मार दूंगा, इस तरह से। या फीस देने की इच्छा ना हो तो वहां हाउला कर दिया, नारे लगा दिए, तो बेचारे डॉक्टर्स डर जाते हैं। अब वो इलाज करें कि उनसे लड़े, बिकॉज उनका एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी होती है, वो उनसे लड़ नहीं सकते। किस लेवल का, मतलब 8-8 घंटे ऑपरेशन करते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी ये है कि कुछ टाइम डॉक्टर्स भी नेग्लिजेंस में कर देते हैं। या आपने गब्बर मूवी देखी होगी, कैसे मरे हुए आदमी को भी वो अंदर ले जाके ऑपरेशन करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, दवाइयों को ट्रिपल रेट पे बेचते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ये मेदांता और ये जो गुड़गांव के हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी ओवर प्राइस करना या ना, ये एकदम निचोड़ लेते हैं गरीब आदमी को। तो दोनों ही पहलू हैं। तो यहां पर आपको याद रखना, एक तो केस है, एक केस हुआ था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता केस। यहां पर कोर्ट ने बोला था कि भाई डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और वो कंज्यूमर
प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएंगे, बिकॉज दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये एक खास बात बोली गई थी। तो जब चीजें अच्छी चलती है तब तो कोई नहीं पूछता, इलाज हुआ है जी, हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ, हैप्पी हैप्पी रहो, किसी को बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बच्चा पैदा करते करते मदर की डेथ हो गई, तो फिर तोड़फोड़ कर देते हैं कि डॉक्टर की वजह से हमारी मदर की डेथ हो गई। बट कई बार ऐसा होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन आती है उसका ब्लड इतना कम होता है, हीमोग्लोबिन वगैरह 4 ग्राम 5 ग्राम, वो सहन ही नहीं कर पाती है। इवन यहाँ तक मैंने सुना है, वो गरीब जो आएंगे वो कपड़े भी नहीं लेके आते बच्चों के लिए, खुद अपने पैसे देके वो कपड़े पहनाते हैं। तो अब कहाँ तक डॉक्टर सपोर्ट करेंगे? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए, जब भी कोई सर्विस वगैरह वो बाय करते हैं, गुड्स एंड सर्विस दोनों आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ग्रोस नेग्लिजेंस हो तो है। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, मुझे बताना कि क्या डॉक्टर्स को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बट एग्जाम के हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस का प्रॉपर क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्या इसके बारे में है। अनेक्ट हुआ 9 अगस्त को, ठीक है। इसका काम क्या है? काम नाम से पता लग रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। कौन सी मिनिस्ट्री चाहता है? कंज्यूमर के लिए है, तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे ही आएगा। इसमें देखो, कंज्यूमर राइट्स के लिए ना, राइट टू सेफ्टी, एक हर कंज्यूमर की एक राइट है कि वो अपनी सेफ्टी इंश्योर करे, गवर्नमेंट उसकी। राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसको पता रहना चाहिए कि भाई क्या कुछ प्रोडक्ट की डिटेल्स है, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। राइट टू चूज, एक कंज्यूमर को राइट है कि उसके सामने कई सारे ऑप्शन हो और जो कॉम्पिटिटिव हो। ऐसा नहीं कि एक ही दे रहा है तो वो महंगा देगा, उसके बराबर में 4-5 होने चाहिए। राइट टू बी हर्ड, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन हो गया है तो उसका उसका जो समझौता है या उसका सॉल्यूशन है उससे होना चाहिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को पता ही नहीं रहेगा कि मेरे राइट है, मेरी कोई सुनी जा रही है, तो उसका सुनेगा कौन? जैसे अगर मुझे कोई कंप्लेन है, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए मैं कहाँ कंप्लेन करूं, कितना पैसा लगेगा, कैसे केस फाइल करना है। तो कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन भी समय समय पर, आपने देखा होगा जागो ग्राहक जागो करके एक इनिशिएटिव चला था, उसमें बताते रहते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। चलो पेज 9 पे हम देखते हैं, ये शेयर मार्केट को लेके आया था, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया था कि जो वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट, देखो हमारे कंट्री में मेजरली 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और न्यू स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एशिया का सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है वो आपको कमेंट करना है। तो ये 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था, यहां पर आप पैसा शेयर वगैरह खरीद सकते हो। फिर बाद में 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया। तो इसका काम क्या था? ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड कर रखा था। आज के दिन आप देखते हो कि ये ग्रो ऐप या जरोदा ऐप के थ्रू आप पैसे लगा सकते हो। तो इस तरह से इनके स्टॉक्स का ना, ये जो इंडिया इंटरनेशनल और एनएससी इंटरनेशनल, इनका कुछ मर्ज होना था, बट वो मर्ज नहीं हो पाया है। और कहाँ पे करने वाले थे ये? आई थिंक गुजरात गुजरात में ऐसी बात चल रही थी, लेकिन ये कुछ हो नहीं पाया, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ जानने को नहीं है। आपको ये पता रहना चाहिए आईएफसी कहाँ पे है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, गिफ्ट सिटी है गुजरात के अंदर, गांधीनगर में पर्टिकुलरली। यहाँ पर अलग रूल लागू होते हैं नॉर्मल इंडस्ट्री से, ये आपको पता रहना चाहिए। मैं यहाँ भी गया भी हूँ, तो बहुत एक अलग से एक आइलैंड बना रखा है गुजरात में। आपको पता है दारू नहीं मिलती है, बैन कर रखा है, लेकिन आईएफसी जो सेंटर है एक अलग से सिटी टाइप में बसा रखा है, इसके अंदर दारू अवेलेबल है, ठीक है, तो पी सकते हैं। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट सेंटर है। राइजिंग डेप्ट हाउस होल्ड सेविंग्स, तो ये मैंने आपको आर्टिकल बताया था। इस आर्टिकल में हमें समझना है, इस आर्टिकल का निचोड़ बता देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना अभी, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे पहले जब तक इसको आर्टिकल को नहीं पढ़ोगे। जो हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग्स है उनमें ड्रास्टिक चेंज आया है जीडीपी के कंपैरिजन में। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कह रहा है कि भाई जो ये शिफ्ट आया है कंपोजिशन में, इससे हम ज्यादा, सिर्फ एक फैक्टर से हम पूरी जीडीपी की सेविंग का या नेट जीडीपी टू रेशो वगैरह नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो टर्म है हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग, ये होती क्या है? जो भी जनता है उनके पास जो पैसा है, या तो अपने घर पे करेंसी रखते हैं, या वो लोग बैंक में जमा करके रखते हैं, या कोई म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, कोई शेयर मार्केट में लगा रखा है, गोल्ड खरीद रखा है, वो सारी उनकी हाउस होल्ड सेविंग होती है, ठीक है। तो उनमें डिक्रीज आया है, उस वजह से ये कुछ न्यूज में आया था। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ जानने को है नहीं, एक दो पॉइंट मैंने हाईलाइट करके दिए हैं कि हाउस होल्ड इनकम वगैरह क्या होती है, इंटरेस्ट रेट वगैरह, डेब्ट टू इनकम रेशियो कैसा होता है। लेकिन अभी इसको लिए होल्ड करते हैं, इसको हम डेवलप होने देते हैं टॉपिक को। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसा बनेगा वो मैंने आपको बता दिया लास्ट में, ठीक है, हम देखेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो दो हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मेन काम क्या होता है? जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है उसको रोकने के लिए।
खास वर्ड याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडिया में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था 1990s में, हमारे पास डॉलर खत्म हो गए थे, तो इन्होंने ही लोन दिया था इंडिया को काफी बड़ा, पर बदले में कंडीशन ये रखी थी कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दोगे, तो फॉरेन प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको आने दोगे। उसी के बाद हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरह से इसके बारे में कुछ कुछ बातें हैं कि 1990 1944 में ही आया। किसके थ्रू आया था? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू आया था। 27 दिसंबर 1945 को ये ऑपरेशन में आ गया था। 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में है। इसका मेन काम क्या है? पैसे का ही लेन देन करता है कि ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन हो, सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, दो देशों के बीच में फैसिलिटेट कराना हो, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक जनरेशन वगैरह कराना हो। ठीक है, रिसेंट में जैसे श्रीलंका के पास क्राइसिस हो गया था तो आईएमएफ ने संभाल लिया, पाकिस्तान में क्राइसिस हुआ तो वो संभाल लेते हैं। इसका मेन काम यही रहता है। इसके दो इंडेक्स हैं, मेन रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। दूसरा आता वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसका मेन काम क्या है? लोन देना। जो गरीब कंट्री है या थोड़ी पुअर कंट्री है, ये भी उसी टाइम पे आया था 1944 में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही आया था। इसके दो पार्ट हैं, वर्ल्ड बैंक और सॉरी आईडीए और आईबीआरडीए। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर टोटली 5 आते हैं, आईबीआरडी, आईडीए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी मीगा, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, आईसीएसटी। थोड़ा सा समझ लेते, देखो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसका काम है लोन वगैरह देना, रिस्ट्रक्चर करवाना। आईडीए, इंटरनेशनल आईडीए क्या होता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका काम है लो इंटरेस्ट पे लोन वगैरह देना। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका काम है देखो फाइनेंस का एडवाइस वगैरह देना। मीगा, गारंटी, किसको गारंटी देगा? जो भी कंट्री इन्वेस्ट कर रही है दूसरे कंट्री में, तो वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर के प्रति गारंटी देता है, संभालता है। और अगर कोई दिक्कत हो जाए दो देशों में, तो ये तरह से सेटलमेंट का इश्यू हो तो ये करवा देता है। ठीक है, एक तरह का महापंचायत है ये। अब वर्ल्ड बैंक के भी कुछ रिपोर्ट इंडाइसिस हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, टोटल 10 इंपॉर्टेंट है, बट 10 में से भी अगर 5 है, ये बार बार पेपर में आते रहे हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, रेमिटेंस रिपोर्ट है, ईज ऑफ लिविंग हो गया, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया। तो ये बार बार पेपर में आती रहती है, आप धीरे धीरे इनको मतलब अपने दिमाग में फिट करते रहो। ठीक है, आज का हमारा एडिटोरियल जो है, ये है चाइना को लेके। मैंने आपको बताया था कि रिसेंट में इन्होंने विजिट किया है, जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उन्होंने यूरोप का विजिट किया है। क्यों? मैं वैसे करक्स बता देता हूं पूरा। देखो रिसेंट में पिछले 5 साल में चाइनीज प्रेसिडेंट यूरोप का टूर नहीं मार के आए। ठीक, अब वो जा रहे हैं बिकॉज उन्हें क्या लग रहा है कि जो यूरोप है वो यूएसए की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, या रशिया और चाइना की रिलेशंस को लेके यूरोप थोड़ा सा स्केप्टिक है कि यार रशिया की हरकतें कैसी हैं, वो यूक्रेन पे गोली दाग रहा है। अभी कल ही हमने देखा रशिया न्यूक्लियर वार की धमकी दे रहा है यूक्रेन को, तो ऐसे देशों के साथ संबंध रख रहा है चाइना, संबंध बढ़ा रहा है, तो यूरोप उनसे दूरी बना सकता है। इधर से यूएसए वर्सेस यूरोप भी अच्छा एक ब्लॉक बन रहा है, बल्कि यूएसए और चाइना का ट्रेड वॉर चला था बीच में। ठीक है, एक दूसरे पर सैंक्शन लगा दिए थे, एक दूसरे का एम्बेसडर वो कर दिए थे, टिकटॉक वगैरह बैन करने की बात हो गई थी। तो अब ये वहां से गए हैं, उनका मेन काम क्या है? जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, पेंडेमिक के बाद रशिया यूक्रेन वार हुआ तो ग्लोबल डायनामिक्स बदल रहे हैं, तो चाइना को डर है कि हमारा ट्रेड वगैरह ना बंद हो जाए। चाइना ईवी जो बैटरीज है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वगैरह जो, उसमें काफी ट्रेड कर रहा है, और वो बहुत सस्ता बेच रहा है यूरोप के मुकाबले। तो यूरोप हो सकता है उसको बॉयकॉट कर दे, कुछ कंडीशंस लगा दे। ठीक है, चाइना का माल सस्ता होता है, चले तो चांद तक नहीं शाम तक, उस टाइप का। लेकिन यूरोप का माल एकदम पक्का होता है, दादा ले पोता भरते ऐसा टाइप का। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियंस का जो स्केप्टिसिज्म है, मतलब थोड़ा सा शक की नजर से देखते हैं चाइना को ना, ट्रेड प्रैक्टिस वही है, ये हमेशा मैनिपुलेट करते हैं। चाइना वाले डंपिंग भी करते हैं। डंपिंग क्या होता है? 100 रुपए की चीज है 50 में बेच दो, तो वहां पर जो उस कंट्री में जो बेचारे 70-80 में बेचना चाह रहे थे वो मारे जाएंगे। तो इस तरह से चाइना खुद का नुकसान करके दूसरों को बर्बाद कर देता है। तो ईयू की ना ये नेगेटिव परसेप्शन है चाइना को लेके, उसको सुधारने गया था। अब फ्रांस के साथ इनकी मीटिंग हुई, जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई, वेपन को लेके, रशिया को लेके मीटिंग हुई। यूरोपियन यूनियन के कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी मिले। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मार्केट है उसको लेके भी कुछ टेंशन चल रही थी, उससे मिले। पर्टिकुलरली सर्बिया और हंगरी, इनसे मिले। ये दो देश हैं, यहां पर चाइना ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इनको इतना पैसा दे रखा है, इन्होंने सोची नहीं होगी। तो ये करके एक अच्छा खासा वार्म रिसेप्शन दिया है इनको ना, इतना पैसा दे रखा है तो स्वागत तो होना ही था। तो यहाँ पर बेलग्राड बुडापेस्ट हाईवे, हाई स्पीड रेलवे बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, तो ये सारे
इनिशिएटिव चाइना उनको लेड कर रहा था। चाइना का एक ही मोटिव है कि हम उनके प्रति, उनके मन में हमारे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहना चाहिए। ठीक है, तो एक ही इसका पर्पस था। स्ट्रेटजी क्या है? इकोनॉमिक टाइज डीपन होनी चाहिए हमारी। जो यूरोप, रशिया, यूएस और यूरोप के बीच में डिवाइड आना चाहिए, और यूरोपियन स्ट्रेटजी है ट्रेड बेनिफिट्स के लिए, उसको काउंटर करना है। तो इंडिया को कैसे इंपैक्ट करेगा? बिकॉज इंडिया को बैलेंस करना है तीनों को मिला के, यूएस, रशिया और चाइना को लेके। अगर यूरोप का डिफेंस वगैरह बढ़ता है तो इंडिया को अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, यूएस का इन्फ्लुएंस है तो इंडिया की रीजनल सिक्योरिटी भी है, तो इंडिया को हर तरह से बैलेंस करना है, अपॉर्चुनिटीज भी देखनी है अपनी, क्योंकि इंडिया ही बहुत सारा माल वहां एक्सपोर्ट करता है यूरोप में। ये समझो कि यूरोप ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया से। ठीक है, आप ये सोचोगे इंडिया के पास इतना ऑयल कहां से आ गया? इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है, उसको प्यूरिफाई करता है और फिर उसको यूरोप में बेचता है। इंडिया यूरोप का सबसे हाईएस्ट इंपोर्टर हो रखा है, तो उस चक्कर में ये एक कंसर्न बन जाता है। आज हमारा अफ्रीका के उस प्लेट्यूज हैं, सिर्फ नाम नाम याद रखना, प्लेट्यूज से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट इनका नाम याद रखना। साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, इथोपियन हाईलैंड्स। ठीक है, प्लेट्यू में अगर हम देखें तो कटंगा प्लेट्यू, ये साउथ अफ्रीका के आसपास है, यहाँ पर कॉपर, यूरेनियम वगैरह, यूरेनियम के लिए फेमस है। इथोपियन प्लेट्यू, वहां पर लेक तना है, लेक तना से जो व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल है, वो निकलती है। अफ्रीका की या वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है नाइल नदी, नील नदी। वो दो से मिलकर बनी होती है, ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल। तो जो ब्लू नाइल है वो यहां से निकलती है, व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया से निकलती है, और खार्तूम में दोनों मिक्स हो जाती है और फिर वो मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। वो आपको लोकेशन पता रहना चाहिए। ग्रेट कैरू सेमी डेजर्ट टाइप का है, बाय प्लेटू कॉपर एग्रीकल्चर कैटल रियरिंग के लिए। ओके, अडामावा प्लेटू है सवाना वेजिटेशन वगैरह के लिए। यहां पर आपको माउंटेन रखने पड़ेंगे। अफ्रीका का जो ऊपर वाला रीजन है, यहाँ माउंटेन्स हैं, वो भी एटलस माउंटेन्स। ये हमने कल देखा था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी, ये सब हमने देख लिया था। एटलस माउंटेन्स आपको देखने पड़ेंगे। और कौन कौन से माउंटेन है? मेजर माउंटेन्स तो यही है, बट नाम याद कर लेना। रुवेंजोरी माउंटेन्स, माउंट एल्गन, तिबेस्ती माउंटेन, आहागर माउंटेन, ड्रैकनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रैकनबर्ग जो है ये साउथ अफ्रीका अफ्रीका के अंदर है, यहां से हवा बर्ग वगैरह निकलती है, तो वो आपको पता रहना चाहिए। माउंट केन्या सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और किलिमंजारो, किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची पीक है। हरियाणा से बहुत सारे लोग माउंट किलिमंजारो को फतेह करने भी जाते हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है 5895। ठीक है, अब हम देखते हैं तीन क्वेश्चन। इन तीनों का आंसर जो करेगा उसके लिए प्राइज रहेगा, कमेंट करना आप। देखो, पहला क्वेश्चन ये है, 2022 में आया था यूपीएससी में, ए शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग। तो जो हाउस होल्ड ने जो सेविंग कर रखी है वो गवर्नमेंट की बोरोइंग में जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। गवर्नमेंट पैसा कहां से उठाती है? दो जगह से, एक अपनी कंट्री से, एक बाहर से। तो कंट्री में जो हमारे पास सेविंग है वो बॉन्ड जारी कर देगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर देगी, आप उनको खरीद लोगे और गवर्नमेंट पैसा ले लेगी। Dated securities issued at market rated rates in auction form a large component of internal debt. Yes, डेटेड सिक्योरिटी क्या होती है? गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी जारी करती है एक पर्टिकुलर डेट पर वो मैच्योर हो जाएगी, तो मेजरली पैसा वहीं से आता है, इंटरनल डेट में। तो दोनों इसमें सही होने चाहिए, आप कमेंट करना। ये तो मैंने बता ही दिया है। चलो, माउंट किलिमंजारो, द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो पूरे अफ्रीका की। ये कौन से देश में है? केन्या में, नामीबिया, तंजानिया, नाइजीरिया। किलिमंजारो करके गाना भी आया था रोबोट मूवी का, जिसमें ऐश्वर्या राय थी और अपने ये साउथ के, नाम मुझे नहीं पता क्या उनका। ठीक है, वो तो उनकी किलिमंजारो गाना भी आया था। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स इज कॉल्ड द गेटवे टू द मेडिटेरेनियन सी। जो मेडिटेरेनियन सी है अफ्रीका के जस्ट ऊपर, उसका गेट किसको बोला जाता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बाबल मंडेब स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, या नन ऑफ द अबोव। ठीक है, अगर इनमें से कोई है तो बताना। इन तीनों की आप अगर आपको पता रहे तो ये बताने तीनों कहां कहां है। ठीक है, तो आई विल वेट फॉर योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।